नमस्कार दोस्तों, विकास स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपको पता होगा जो हमारी आगामी परीक्षा एसएससी जीडी है, उसको ध्यान में रखते हुए दोस्तों आज हम लोग एसएससी जीडी के जो प्रैक्टिस सेट है उसके अंतर्गत दोस्तों सामान्य हिंदी का सेशन जो होता है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग दोस्तों वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों देखते हैं। आपको पता होगा जो इस बार एसएससी जीडी है उसका दोस्तों जो नया पैटर्न आया है उसमें प्रत्येक जो विषय है उसके 20-20 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों इसी में हम लोग हिंदी का जो हमारा सेशन है उसके 20 प्रश्न आज हम लोग हल करेंगे। तो देखिए उसमें दोस्तों पहला प्रश्न आज का हमारा है, निम्नलिखित में से अमृत का विलोम क्या होगा। तो दोस्तों अमृत का विलोम क्या होगा आपको पता होगा। अमृत का विलोम क्या होता है? विष। इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर जो डी है यह हमारा सही हो जाएगा। अमृत का विलोम होता है विष। जबकि दोस्तों जो अमर है, अमर का विलोम क्या होगा? मर्त्य। या मर्त्य का विलोम क्या होगा? तो अमर। ये दोनों दोस्तों जो हैं वह आपस में विलोम हैं। तो बाकी दोस्तों जो अमृत इसका विलोम क्या होगा? तो विष। ऑप्शन नंबर जो डी है यह सही हो जाएगा। आगे दोस्तों देखिएगा अगला प्रश्न हमारा जो है, दिए गए विकल्पों में अनुज का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। तो पूछ रहा है दोस्तों अनुज का विपरीत शब्द क्या होगा। तो आपको पता होगा जो अनुज होता है उसका विपरीत शब्द जो होता है वह अग्रज होता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है यह सही हो जाएगा। अनुज का विपरीत होता है अग्रज। अनुज माने दोस्तों अनुज का अर्थ होता है छोटा भाई। अनुज का अर्थ होता है छोटा भाई। जबकि दोस्तों अग्रज का बड़ा अर्थ होता है बड़ा भाई। तो आप लोग ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर जो ए है यह इसमें सही हो जाएगा। आगे दोस्तों देखिएगा अगला प्रश्न हमारा है, अल्पाहारी शब्द के लिए उचित वाक्यांश छाटिए। तो दोस्तों अल्पाहारी आपको यह तो बहुत ही आसान प्रश्न है कि इसका अर्थ क्या होगा। तो अल्पाहारी जो कम खाता हो उसी को दोस्तों कहा जाता है अल्पाहारी। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। दोस्तों इसमें जो ये है ऑप्शन नंबर बी, जो फल खाता है तो उसका अर्थ क्या होगा? फलाहारी। जो फल खाता है उसे फलाहारी बोला जाता है और जो कम खाता है उसे अल्पाहारी। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है यह सही हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो कहलाता है। तो जो अन्य माता से उत्पन्न भाई उसे बोला जाता है दोस्तों अन्योदर। ऑप्शन में जो ए है यह सही हो जाएगा। दोस्तों एक ही माता से उत्पन्न जो भाई होते हैं उसे बोला जाता है सहोदर। बाकी जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ भाई है उसे अन्योदर कहा जाता है। औरस की बात की जाए दोस्तों, औरस किसे कहा जाता है? तो एक ही माता पिता से उत्पन्न जो संतान हैं उन्हें दोस्तों औरस कहा जाता है। इसका अर्थ ये हुआ दोस्तों, एक लड़की जैसे है उसके उसका जो विवाह हुआ तो लड़की और उसके पति जो है उनसे जो उत्पन्न जो संतान होगी उसे औरस बोला जाता है। जबकि दोस्तों अगर विधवा स्त्री है वह किसी व्यक्ति के साथ शादी करे और उसका जो पुत्र होगा उसे औरस न कहकर उसे क्षेत्रज बोला जाएगा। तो इसका भी आप लोग ध्यान रखें। और जो एक ही मतलब एक स्त्री जो जिसे अभी विवाह हुआ है लड़की का और उसका जो पति है उससे उत्पन्न जो संतान होगी उसे औरस बोला जाएगा। तो इसमें दोस्तों जो ऑप्शन नंबर ए है हमारा वह सही हो जाएगा। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो उसे अन्योदर कहा जाता है और एक ही माता से उत्पन्न जो भाई होता है उसे सहोदर बोला जाता है। आगे देखिएगा अगला प्रश्न है हमारा, अर्क के लिए बेमेल शब्द पहचानिए। तो दोस्तों आप लोग बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। अर्क के लिए बेमेल शब्द पहचानिए। तो अर्क का अर्थ दोस्तों सूर्य होता है। काढ़ा भी दोस्तों अर्क का अर्थ होता है। और अपवन जो है यह भी दोस्तों अर्क का अर्थ होता है। जबकि जो अंतर है दोस्तों यह अर्क का अर्थ नहीं होता है। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वह सी नंबर सही होगा कि इसमें पूछ रहा है कि बेमेल शब्द पहचानिए। तो बेमेल है इसमें ऑप्शन नंबर सी। अगला अगला दोस्तों जो प्रश्न देखिएगा, कपड़ा का पर्याय बताइए। कपड़ा का पर्याय बताइए। पर्यायवाची पूछ रहा है कपड़ा का। तो दोस्तों
कपड़ा का पर्यायवाची, आप लोग बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपको पता होगा, कपड़ा का पर्याय वसन होता है। इसके अलावा अन्य जो कपड़े के पर्यायवाची की बात की जाए तो दोस्तों वस्त्र, वस्त्र हो गया, पट हो गया, चीर हो गया और पहरावा, ये दोस्तों जो हैं ये कपड़ा के पर्यायवाची हैं। कौन कौन से? वस्त्र, पट, चीर और पहरावा। उसके अलावा वसन, ये भी दोस्तों कपड़ा का ही पर्यायवाची है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसमें हमारा यह सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वसन या इसका सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द पहचानिए। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, काफ़ी परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द जो है सही है? ऑप्शन नंबर ए देखिए, बी देखिए, सी देखिए, डी देखिए। तो इसमें जो ऑप्शन दोस्तों सही होगा वह सही होगा बी नंबर, जो इसमें अनुग्रहित होती है। बाकी दोस्तों इसमें कोई अंतर नहीं होता, लेकिन जो ये गा है इसमें दोस्तों जो री की मात्रा लगी है वह आप लोग ध्यान रखें, जो ऑप्शन नंबर में डी में ये मात्रा लगी होती है यह दोस्तों सही होती है। यही मात्रा जो होती है वह सही होती है। ऑप्शन नंबर जो बी है यह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखिएगा, उसने तो मेरी आंखें खोल दी। उसने तो मेरी आंखें खोल दी, रेखांकित मुहावरे का अर्थ होगा। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए है भ्रम को दूर करना, बी है किसी बात पर ध्यान न देना, सी है स्वागत के लिए राह देखना, डी है अंधकार दूर करना। तो आंखें खोल देने का अर्थ क्या होगा? तो दोस्तों जो ऑप्शन नंबर ए है भ्रम को दूर करना, यही इसमें सही ऑप्शन होगा। तो मेरी आंखें खोल दी, इसका अर्थ होगा भ्रम को दूर कर दिया। इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है यह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, ऊँट के मुंह में जीरा, इसका सही अर्थ क्या है आपको पता होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है। ऊँट के मुंह में जीरा यानी बहुत थोड़ा। इस 69 में दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखिएगा, सही विकल्प को चुनकर निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो दोस्तों पंक्ति क्या है? सिंहासन खाली करो कि दोस्तों खाली स्थान आती है। आपको पता होगा दोस्तों, बहुत ही जो है आपकी महत्वपूर्ण लाइन है और बहुत चर्चित यह पंक्ति है कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ऑप्शन नंबर जो सी है यह सही हो जाएगा। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। यह दोस्तों जो पंक्ति है वह हमारे जो राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी, इनके द्वारा यह जो पंक्ति है वह दी गई है। तो आप लोग ध्यान रखें, जो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं इन्हीं के द्वारा यह पंक्ति दी गई है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। अगला प्रश्न दोस्तों देखिएगा, निम्न वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द बताइए। तो इसमें भी दोस्तों उपयुक्त शब्द बताना है। बारिश खाली स्थान है, ठंड बढ़ जाती है। तो दोस्तों आप लोग बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। बारिश से ठंड बढ़ जाती है या बारिश द्वारा ठंड बढ़ जाती है कि बारिश के कारण ठंड बढ़ जाती है या बारिश के लिए ठंड बढ़ जाती है। तो इसमें दोस्तों जो उपयुक्त शब्द होगा वह सी नंबर होगा, बारिश के कारण ठंड बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर जो सी है यह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखिएगा, वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है। तो दोस्तों वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है। तो दोस्तों वाक्यों का वर्गीकरण देखा जाए तो हमारे दो प्रकार से होता है। ऑप्शन नंबर जो ए है यह इसमें सही हो जाएगा कि, और दो जो इसके वर्गीकरण के प्रकार हैं कौन कौन से हैं, तो अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, और दोस्तों दूसरा जो इसका प्रकार होगा वह रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर यह दोस्तों वो वर्गीकरण जो हैं वाक्यों के दो इसके मुख्य प्रकार होते हैं, अर्थ के आधार पर और इसके रचना के आधार पर। इसमें भी दोस्तों जो अर्थ के आधार पर वाक्य का वर्गीकरण होता है, इसमें इसके दोस्तों भाग होते हैं 8, क्या भी आप लोग ध्यान रखें। और रचना के प्रकार से जो इसके भाग होते हैं वह 3 होते हैं। तो वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है, तो 2 प्रकार से, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। बात की जाए दोस्तों अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो 8 प्रकार के, और रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के। इसमें दोस्तों 8 प्रकार आपकी, अगर 8 प्रकार की बात की जाए तो विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक और संकेतवाचक,
ये 8 प्रकार होते हैं। और जो रचना के आधार पर हमारे 3 होते हैं वह दोस्तों होते हैं सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और जो मिश्रित वाक्य, ये 3 प्रकार होते हैं। तो आप लोग ध्यान रखें दोस्तों इसका भी। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न हमारा है, सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा। आपको पता होगा सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है हमारा वह सही हो जाएगा, सूर्य प्लस उदय। इसमें कौन सी संधि है, आप लोग यह भी बताइए इसमें कौन सी संधि होगी। इसमें दोस्तों जो संधि होगी वह संधि होगी गुण संधि। गुण संधि इसमें होगी। गुण संधि का दोस्तों नियम क्या होता है, इसका नियम होता है दोस्तों कि आप लोग एक जो इसमें अगर मोटे तौर पर देखें तो आप लोग इसका जो गुण संधि होता है उसका जो मार्क होता है वह याद रखें, ए ओ और अर। ये दोस्तों इसके मार्क याद रखें, ए ओ अर। ये दोस्तों गुण स्वर संधि जो होती है उसके दोस्तों मार्क हैं। इसमें दोस्तों क्या होता है कि आ और आ के बाद ई या ई, ऊ या ऊ और रि जो होती है स्वर आने पर ये दोस्तों मिलकर ए ओ अर ये दोस्तों बना देते हैं। तो इसमें भी दोस्तों आपको जो सूर्य है इसमें दोस्तों देखिएगा आ, सूर्य में आ प्लस ऊ ये मिलकर ओ बना दिए, आ और ऊ मिलके ओ बना दिए। तो सूर्य प्लस उदय इसको मिलाकर बनेगा दोस्तों सूर्योदय। तो देखिएगा इसमें संधि भी आप लोग ध्यान रखें कौन सी संधि है, गुण स्वर संधि। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है यह हमारा सही हो जाएगा। इसके दोस्तों अगर और ऑप्शन की बात की जाए तो दोस्तों देखिएगा जैसे नर प्लस इंद्र है तो इसमें भी आ प्लस ई मिलकर क्या बनाएगा, ए। तो इसका हो जाएगा नर प्लस इंद्र नरेंद्र। तो इसके दोस्तों काफ़ी उदाहरण आप लोग देख लीजिएगा, इनका जो अन्य इनके उदाहरण हैं उन पर भी आप लोग फोकस कीजिएगा। इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है वह सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न हमारा है, समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है। दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। यह भी दोस्तों बहुत ही पूछा जाता है कि समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है, या संधि के जो वर्ण हैं उनको अलग करने को या क्या कहा जाता है। तो समास के पदों को अलग करने को कहा जाता है दोस्तों विग्रह। समास विग्रह होता है, जबकि जो संधि होती है हमारी वह संधि विच्छेद होती है। संधि विच्छेद होती है और समास विग्रह होता है। तो समास के पदों को अलग करने को विग्रह बोला जाता है, जबकि संधि के जो दोस्तों वर्ण होते हैं उनको अलग करना या उनके मेल को दोस्तों बोला जाता है विच्छेद, या वर्ण जो मेल होता है उसे संधि बोला जाता है और जो अलगाव होता है उसे विच्छेद बोला जाता है। तो आप लोग इसका भी ध्यान रखें। काफ़ी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है, विग्रह, या संधि के जो वर्ण हैं इनको अलगाव को क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है संधि विच्छेद। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है। तो देखिएगा दोस्तों, पंचवटी, चतुर्भुज, करोड़पति, चरण कमल। तो इसमें दोस्तों बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है, तो चतुर्भुज या दोस्तों बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। इसमें दोस्तों चतुर्भुज का पहले दोस्तों देखिएगा बहुब्रीहि समास इसकी परिभाषा की बात की जाए तो दोस्तों इस समास में जो बहुब्रीहि समास होता है इसमें दो जो पद होते हैं इसमें भी कोई भी पद जो होता है वह प्रधान नहीं होता है। उसके दोनों जो पद हैं इनके अलावा दोस्तों एक नया जो शब्द है, शब्द का एक नया अर्थ निकलता है। जैसे इसमें चतुर्भुज है, चतुर्भुज इसका जो अगर अर्थ की बात की जाए तो 4 हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु जी। तो इसमें दोस्तों जो शब्द है उसका एक अलग अर्थ निकला कि 4 हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु जी। तो इसीलिए दोस्तों इसमें बहुब्रीहि समास हुआ है। अलग दोस्तों अगर दूसरी बात की जाए दोस्तों, जैसे जलज की बात की जाए, जल में उत्पन्न होने वाला अर्थात कमल। तो ये दोस्तों बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है ये हमारा सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है दोस्तों, अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आपको पता होगा अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। ऑप्शन नंबर जो सी है यह इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं। किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। ऑप्शन देखिएगा,
काल, क्रिया, संख्या या विशेषण। आपको पता होगा किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द काल कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर जो ए है यह सही हो जाएगा। अब दोस्तों इसके आगे ये देखिएगा आपका पैसेज है। आप लोग दोस्तों जो पैसेज है इसको आप लोग पढ़िएगा। इस दोस्तों पैसेज को पढ़कर आप लोग इसके जो प्रश्न हैं वो आप लोग देखिएगा। इसमें हम जो ऑप्शन इसके आपके आंसर हैं आप वो आप हम लोग बता देते हैं। इसमें दोस्तों देखिएगा जो प्रश्न है, सभ्य इंसान की पुरानी फितरत का हिस्सा रहा है। सभ्य इंसान की पुरानी फितरत का हिस्सा रहा है। तो दोस्तों पैसेज को आप लोग पढ़िएगा। उसके बाद इसमें हम केवल आंसर आपको बता देते हैं आंसर कौन सा सही होगा। तो इसमें जो आंसर हमारा सही होगा वह सही होगा डी नंबर, मापना। 78 जो है प्रश्न इसका डी नंबर जो है यह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के तापमान के संदर्भ में कौन सा मानव शरीर के तापमान के संदर्भ में सही कथन चुनिए। तो इसमें दोस्तों सही कथन की बात की जाए तो इसमें ऑप्शन जो हमारा सही होगा वह सही हो जाएगा ए नंबर। बड़ों के मुकाबले बच्चों का थोड़ा सा ज़्यादा होता है। बड़ों के मुकाबले बच्चों का थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर जो ए है इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा अंतिम जो प्रश्न है, सामाजिक और शारीरिक प्रक्रियाओं के मापने से दिक्कत कब आती है। सामाजिक और शारीरिक प्रक्रियाओं के पैमाने से दिक्कत कब आती है। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा वह सही होगा बी नंबर, जब हम इसे जड़ मानक मान लेते हैं। तो ऑप्शन में जो बी है यह सही हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।